हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने 7 चैप्टर्स किए एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री के। आज ये 8 चैप्टर है जिसका टाइटल है अशोका द एम्परर। इस चैप्टर में उन्होंने अशोका के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं कि अशोका जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट दीज रूलर्स था। उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाई थी, क्या क्या होता था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पे है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने यहाँ पे लाई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स और उसका एक बड़ा एम्पायर था। एम्पायर का मतलब क्या होता है? एम्पायर का मतलब होता है एक बड़ा किंगडम। जब एक किंग के अंदर बहुत ही बड़ा एरिया होगा, बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके अंदर लोग बहुत सारे होंगे, उसको हम किंगडम बोलते हैं। और जो किंगडम बहुत बड़ा होगा उसको हम एम्पायर बोलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं हम एम्पायर। ठीक है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स और उस अशोका के टाइम पे एक ख़ास चीज़ क्या ज़्यादा थी जो उसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, वो है कि उसने बहुत जगहों पे पिलर्स इरेक्ट कराए, पिलर्स खड़े कराए और उस पे एनग्रेव करके लिखा जाता था। कुछ ऑर्डर्स लिखे जाते थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी। ठीक है, लोगों के लिए या उनके बाकी जो उनके काम करने वाले थे उनके लिए। लेकिन जो अशोका था, अशोका मौर्यन डायनास्टी से था। किस डायनास्टी से था? मौर्यन डायनास्टी से। और जो मौर्यन डायनास्टी है उसको फाउंड किया था अशोका के ग्रैंडफादर ने। अशोका का जो ग्रैंडफादर था उसने फाउंड किया था मौर्यन डायनास्टी को। तो अशोका भी उसी डायनास्टी का रूलर था। जो अशोका का जो ग्रैंडफादर था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फेमस किंग था। तो उसने फाउंड किया था मौर्यन डायनास्टी। तो अशोका इसका ग्रैंड सन था। अबाउट 2300 ईयर्स अगो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था मौर्यन डायनास्टी को। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जिसने मौर्यन डायनास्टी स्टार्ट की, उसको सपोर्ट करने वाला एक बहुत ही ज़हीन इंसान था। एक उसका नाम था, उसको हम चाणक्य भी बोलते थे। और उसका जो दूसरा नाम था वो था कौटिल्य। कौटिल्य भी बहुत एक मशहूर थिंकर है जिसने बहुत कुछ थ्योरीज दी है। जो भी चंद्रगुप्त के आइडियाज़ होते थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने कैसे सेटअप किया था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा कुछ कौटिल्य ने लिखा है, एक किताब में लिखा है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र उस किताब का नाम है। बहुत मशहूर है ये ट्रीटीज़ एक कौटिल्य की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे जो भी आइडियाज़ थे उसके बारे में लिखा है और कैसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे उसके बारे में भी लिखा है। जो मौर्यन डायनास्टी है उसमें जब पहले चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसारा आ गया। ठीक है, बिंदुसारा के बाद बिंदुसारा का बेटा अशोका आ गया। तो तभी हम बोलते हैं कि जो अशोका है ये ग्रैंड सन है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब जो ये मौर्यन डायनास्टी थी इसका जो कैपिटल था वो पतालीपुत्रा था। कैपिटल था पतालीपुत्रा। और दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी इनके एम्पायर में, एक था टैक्सिला और दूसरा उज्जैन। अब जो ये टैक्सिला था ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था, ये गेटवे था, गेटवे टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इस टैक्सिला से ही हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया जाते थे, एक रूट जाता था टैक्सिला से। इट वाज गेटवे टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटिक इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साइड से ही जो फॉरेनर्स थे, आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने पढ़ा, जो भी बाहर से आते थे यहाँ, फिर रहते थे यहाँ या वापस ही चले जाते थे, तो वो वही नॉर्थ वेस्ट साइड से ही आते थे, पासेस से आते थे, माउंटेन पासेस जो रास्ते बने हुए थे वहाँ से आते थे। ठीक है, तो एक सिटी थी टैक्सिला जो गेटवे थी नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और दूसरी थी उज्जैन। उज्जैन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑन द रूट थी फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ इंडिया। ठीक है, टैक्सिला और उज्जैन दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी। अब इनका जो एम्पायर था उसमें भी कुछ पार्ट सेंट्रल इंडिया का आता था। और सेंट्रल इंडिया में आपने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि फॉरेस्ट्स होते थे और फॉरेस्ट से बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिलते थे, टिम्बर मिलता था या एलिफेंट्स होते थे वहाँ जिनको हम ट्रेन करते थे आर्मी के लिए। ठीक है। अब जो कि हम बोलते हैं कि ही वॉज अशोका वॉज अ ग्रेटेस्ट रूलर एंड ही हैड अ वेरी बिग किंगडम। तो जो उसका एम्पायर था वो डिफरेंट पार्ट्स पे फैला हुआ था कंट्री के। तो वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस थी, डिफरेंट फूड एंड डिफरेंट क्लोथिंग था। तो दैट मीन्स वेरी गुड डाइवर्सिटी वाज देयर। तो एक डाइवर्सिटी को यूनाइट करके रखना एक मुश्किल चीज़ होता है। अगर रूलर अच्छा हो तो वो ऐसा कर पाता है।
तो वैसे ही अशोका की टाइम पे भी इसीलिए यूनाइट होके रहा क्योंकि अशोका वाज अ गुड रूलर फॉर दिस पर्पस। ही यूनाइटेड बीइंग सच अ ग्रेट डाइवर्सिटी। तो उसके जो एम्पायर था, बहुत सारी डिफरेंट ज़बानें बोली जाती थी, बहुत सारे डिफरेंट तरह के अलग अलग किस्म के फूड डिफरेंट रीजन्स में होते थे, क्लोथिंग डिफरेंट पैटर्न्स की होती थी। तो इतना बड़ा एम्पायर चलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी या बिग आर्मीज़ की ज़रूरत होती थी, और कुछ ऐसे ऑप्शन, इतने ही ज़्यादा नंबर ऑप्शंस की भी ज़रूरत थी जो उनका जो टैक्स है लोग उसे कलेक्ट करें। ठीक है, तो एक ठीक ठाक मशीनरी थी उस टाइम। वही मशीनरी के बारे में जो आजकल के सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं, वही तब के टैक्स ऑप्शंस होते थे या दूसरे ऑप्शंस होते थे, उनका ही जिक्र फिर अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया है। ठीक है, और जो एरिया जो कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्रा और उसके अराउंड का जो एरिया था वो डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ एम्परर था। एम्परर खुद ही उस पर डायरेक्ट नज़र रखता था। जैसे आजकल जैसे दिल्ली है, कैपिटल है इंडिया की, वो यूनियन टेरिटरी है, वो डायरेक्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से कुछ और यूनियन टेरिटरीज भी है जो भी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। उसी तरीके से जो पाटलिपुत्रा था, कैपिटल था, वो डायरेक्ट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर था। उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। कुछ टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए थे, कुछ मैसेंजर्स थे, कुछ जो खबर लाते थे इसके लिए, कुछ स्पाइस और जासूस कुछ रखे थे, सो दैट कि उनको एक एक चीज़ की खबर रहे। कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई घपला तो नहीं हो रहा है, लोगों को के साथ कैसे पेश आते थे, तो वो वाला सारा सिस्टम था। और कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे जो अंडर गवर्नर्स और रॉयल प्रिंसेस के अंडर थे ओवरऑल, लेकिन वो किसके अंडर आते थे? वो एम्परर जो था अशोका, उसके अंडर ही आते थे, उसी के एम्पायर में आते थे। और कुछ एरियाज़ की कुछ ख़ास क्वालिटीज़ थी, जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, वहाँ से ब्लैंकेट्स ज़्यादा बनती थी। ठीक है, और जो साउथ इंडिया था वो उस टाइम पे ज़्यादा मशहूर था गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि अगर एंशंट हिस्ट्री में, एंशंट इंडिया में गोल्ड की ज़रूरत पड़ती थी तो हम कर्नाटक से भी लाते थे। तो साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड नॉर्थ इंडिया फॉर ब्लैंकेट्स। मेगास्थनीज एक एम्बेसडर था। ये किसके कोर्ट में था? चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में था। इसको एक ग्रीक रूलर ने भेजा था, सेल्कस नेक्टर ने भेजा था। किसको? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज किसके कोर्ट में था? चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में था। ये अशोका के कोर्ट में नहीं था, ये चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे आया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में। आज आपने पढ़ा कि मौर्यन के टाइम पे कौन था? मेगास्थनीज था। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता के टाइम पे फाहिन था, और दूसरे ह्यूसेंग था इस पे दूसरे टाइम पे हर्षा के टाइम पे। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि कौन किस पीरियड में आ गया है, कौन फॉरेनर किस पीरियड में यहाँ आ गया है। इसके बाद हम जो अशोका के टाइम पे वार हुआ है, कलिंगा वार, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो टाइटल रखा है किताब में वो ये है कि अशोका यूनिक वार। यूनिक वार क्यों है ये हम देखेंगे। अशोका पहला ऐसा रूलर था जो हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इनस्क्रिप्शंस। क्यों मैंने आपको पहले ही बोला कि इसने बहुत सारे पिलर्स को एरेक्ट किया, बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ करके, बहुत अलग अलग स्क्रिप्ट्स यूज़ करके एज पर द नोन टू द रीजन, तो वो करके अपनी मैसेजेस लोगों तक पहुंचाई। और जो इसका मोस्ट ऑफ द मैसेज होता था वो प्राकृत में होता था, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा जो प्राकृत थी वो एक ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी, तो उनको वो ज़्यादा समझ आती थी। और जो स्क्रिप्ट था प्राकृत का वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट था। अशोका ने ज़्यादातर प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ किया। नो डाउट कि उसने अदर स्क्रिप्ट्स भी यूज़ किए, जैसे नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज़ किया, बहुत सारे अदर स्क्रिप्ट्स भी यूज़ किए, लेकिन ज़्यादातर प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ किया। कलिंगा एक जगह थी, वो आज का जो ओडिशा है, प्रेजेंट ओडिशा, तब उसको कोस्टा ओडिशा भी बोलते थे। तो ओडिशा का जो कोस्ट वाला साइड है, ईस्टर्न साइड है, वहाँ पे एक जगह है जिसको कलिंगा बोलते हैं। वहाँ पे के लिए एक वॉर हुआ था जो अशोका ने जीत लिया था। लेकिन वॉर जीतने के बाद क्या हुआ कि ही वॉज हॉरिफाइड टू सी द वायलेंस एंड ब्लडशेड। तो उनको बहुत दुख हुआ जब उन्होंने देखा कि, क्योंकि बोलते हैं कि लैक्स ऑफ पीपल मर गए थे उसमें और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गए थे। लेकिन हालांकि इसने वॉर जीता था, लेकिन ये ओनली किंग है कि जिसने जंग जीत के फिर वॉर करना छोड़ दिया, कॉन्केस्ट करना छोड़ दिया, दूसरे इलाकों पे कॉन्केस्ट करना छोड़ दिया, बिकॉज ही वॉज सो हॉरिफाइड विद द ब्लड शेड एंड वायलेंस।
एक और टर्म ज़्यादा यूज़ होती है अशोकन के टाइम पे, वो है दामा। दामा हमने संस्कृत टर्म धर्मा से लिया है। दामा एक प्राकृत टर्म है जिसकी संस्कृत टर्म है धर्मा। क्योंकि ये जो अपनी मैसेजेस है, मैसेजेस को ये दामा ही बोलता था, एक लेसन देता था लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे कि जब उसने वो वार का ब्लड शेड देखा, उसके बाद इसने कॉन्क्वेस्ट करना छोड़ दिया आफ्टर विनिंग द कलिंगा वार, तो उसके बाद इसने अपना दामा स्टार्ट कर दिया था। ये जो अशोका दामा क्या था, ये किसी वर्शिप ऑफ गॉड या ये सेक्रीफाइस जैसे होती थी वहाँ पे हिंदूज़ में तब। कोई रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल के रिलेटेड नहीं था ये कोई दामा। ये था क्या, ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट। ये बोलता था कि जो किंग होता है, जो एम्परर होता है अपने एम्पायर का, ही इज़ लाइक अ फादर। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था, एक पैटर्नल रिलेशनशिप बोलता था कि किंग और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में होता है। बोलता था कि मैं फादर लाइक हूँ अपने लोगों के लिए। तो वो इंस्पायर हुआ था टीचिंग्स ऑफ बुद्धा से, क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो भी तो नॉन वायलेंस ही बोलता है, वो भी तो ग्रीडीनेस को से इनकार ही करता है। तो इसलिए वो इंस्पायर था बुद्धा से। और उसने क्या बोला कि जो एम्परर होता है वो अपने एम्पायर का फादर होता है। एक पेरेंटल रिलेशनशिप होती है अपने लोगों के साथ, अपने सब्जेक्ट्स के साथ। उस टाइम पे जो अशोका का एम्पायर था, हमने इससे पहले पढ़ा कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ थी वो उसमें। तो हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। डिफरेंट रिलीजन्स थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन्स हुआ करता था। हिंदुइज़्म था, बुद्धिज़्म पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था, ठीक है, जैनिज़्म था। डिफरेंट रिलीजन्स की वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता था। एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत ही ज़्यादा होते थे, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत ही ज़्यादा होते थे क्योंकि ब्राह्मणिज्म में ज़्यादातर सेक्रीफाइस करते थे, प्रीस्ट सेक्रीफाइस करते थे। इससे पहले हमने पढ़ा, पहले तो वर्ना सिस्टम में जब ज़्यादा स्ट्रिक्ट था तब सिर्फ प्रीस्ट्स जो होते थे, ब्राह्मण लोग होते थे, वही सेक्रीफाइस करते थे। जो स्लेव्स होते थे या सर्वेंट्स होते थे, उनको बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीटमेंट देते थे लोग, उससे भी परेशान हुए थे। और घरेलू लड़ाइयाँ बहुत होती थी, नेबर्स के साथ लड़ाई होती थी या विद इन फैमिली भी लड़ाइयाँ होती थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो अशोका के टाइम पे होती थी। तो उन्होंने इसलिए फिर बोला था कि एम्परर इज़ द फादर ऑफ हिज एम्पायर। तो इसने ही सोचा कि मेरी ड्यूटी है इन सब को सॉल्व करना। तो इसलिए इसने अपॉइंट किया दहमा महामंता। तो हम कभी ये टर्म आ सकता है कि व्हाट इज़ दहमा महामंता, व्हाट वर द दहमा महामंता, व्हाट वाज देयर जॉब, ठीक है। इनका काम था मैसेजेस जो इंस्क्राइब करते थे रॉक्स और पिलर्स पे, ये लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसलिए इसने ज़्यादा से ज़्यादा पिलर्स इरेक्ट किए, क्योंकि तब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जैसे आजकल तो इतने सारे मीडियम्स है, तब ऐसे मीडियम्स नहीं हुआ करते थे, इवन ट्रांसपोर्ट वाज नॉट देयर जैसे आजकल है। तो अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करा रॉक्स पे, पिलर्स पे, और इन दहमा महामंताज को अपॉइंट कर दिया सो दैट कि ये एम्परर की मैसेज है लोगों तक पहुँचाएँ। इसने कुछ मैसेंजर्स कहाँ भी भेजे, बाहर भी भेजे, फॉरेन भी भेजे, जैसे सीरिया भेजा, इजिप्ट भेजा, ग्रीस एंड श्रीलंका, अपने मैसेंजर्स को भेजा, ठीक है। और ज़्यादातर ये इंस्पायर हुआ था तब बुद्धिज़्म से, ठीक है। इसने बहुत, अशोका जो है उसने बहुत सारे रोड्स बनाए थे, वेल्स खुदवाए थे, क्योंकि पानी की किल्लत लोगों को ना हो। इसने रेस्ट हाउसेस भी बनाए थे अलॉन्ग दीज मेन रोड्स जो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और अशोका के टाइम पे क्या हुआ था, एक अच्छी बात हुई थी कि इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी रखा था, फैसिलिटी रखी थी, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट एनिमल्स के लिए भी। तो अशोका के टाइम पे जो ट्रीटमेंट था, मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन बींग्स के लिए भी रखा गया था और एनिमल्स के लिए भी रखा गया था। और जो रामपुरा बुल जिसको हम बोलते थे, रामपुरा बुल भी एक बना गया था। यूजुअली स्टोन्स के ही बनाते थे या कभी कभी मेटल के भी होते थे। तो वो रामपुरा बुल जो है वो आजकल राष्ट्रपति भवन जिसको हम बोलते हैं, प्रेसिडेंट का जो हमारा हाउस होता है राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे मौजूद है, जो प्रेसिडेंट की रेजिडेंस होती है। लेकिन फिर अब तो इसलिए इसका ज़्यादा जिक्र है क्योंकि एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स था अपने जो डायनास्टी है, मौर्यन डायनास्टी, उसमें से हमने पढ़ा कि कैसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडेशन डाली, उसके बाद बिंदुसार आया और उसके बाद अशोका आया। और अशोका ने एक बहुत बड़े एम्परर पे हुकूमत चलाई थी।
और इसके बाद जब मौर्याज़ थोड़ा डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए तो फिर इतना बड़ा एम्पायर फिर से जल्दी कोई किंग नहीं रख पाया। तो उसके बाद छोटे छोटे एम्पायर्स रखे, डिफरेंट डिफरेंट लोग आए जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इलाकों पे हुकूमत करना स्टार्ट किया। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडो ग्रीक्स आए। ठीक है, ग्रीस से आए लोग, उन्होंने यहाँ पे ग्रीक्स आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों पे हुकूमत करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में। इसी तरह सेंट्रल एशिया से कुछ आए, उनको हम शाकाज बोलते हैं। शाकाज के बाद कुशानाज स्टार्ट हो गए, जिन्होंने अपना, पहले तो शाकाज आ गए, उसके बाद कुशानाज ने अपना ये एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया था। और नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में क्या था, इसी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का एक जनरल था। लेकिन जब ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, इतने रूलर्स उतने पावरफुल नहीं रहे, फिर ये जो जनरल था इसने लास्ट जो मौर्यन एम्पायर था उसको कत्ल करके, इसका नाम पुष्यमित्रा शुंगा था मौर्यन जनरल का, इसने भी अपनी जो किंगडम है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। लेकिन पुष्यमित्रा शुंगा के बाद कनवाज आ गई। ठीक है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में यही थे फिर कनवाज, पुष्यमित्रा शुंगा के बाद। और जो वेस्टर्न इंडिया और साउथ इंडिया में भी कौन आ गए? साउथ इंडिया में भी सतवानाज थे। सतवानाज आ गए और सतवानाज के बाद वाकातकाज आ गए। तो इन वाले किंगडम्स में से कोई भी अगर नाम आपके पास आएगा तो आप ये कर सकते हैं कि पहले मौर्यन था, उसके बाद ये था। फॉर एग्जांपल उसके बाद शुंगा डायनास्टी आ गई, उसके बाद कनवाज आ गए, या पहले सतवानाज आ गए, उसके बाद वाकातकाज आ गए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, ओवरऑल व्यू था। जब हम नेक्स्ट लेवल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम इन डेप्थ हमें पढ़ना है मौर्यन डायनास्टी। तो उस टाइम पे हम आराम से पढ़ेंगे कि फिर कैसे डिक्लाइन हुआ, क्या हुआ, और बाकी जो रूलर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, वो सारा कुछ आएगा। लेकिन जो NCERT क्लास 6th एंशिएंट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 है, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। और NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।